नमस्कार। मैं अमित कुमार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस भर्ती का मैं इंतज़ार था, स्कूल लेक्चरर, उसकी वैकेंसी आ गई है। तो स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए अपन कैसे तैयारी करें, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, इन सारी बातों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कितनी कट ऑफ गई थी, किस किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सब का अध्ययन आप आज इस वीडियो में करेंगे। तो मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मैं अभी स्कूल लेक्चरर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कार्यरत हूँ और जो 2022 में सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें मेरी थर्ड रैंक थी, और जो स्कूल लेक्चरर हुई थी उसमें 8th रैंक थी, और जो KVS PGT 2022 में हुई थी उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। और इसके अलावा KVS NVS TGT और संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन क्योंकि पहले ज्वाइन कर ली थी स्कूल लेक्चरर तो इनकी आगे कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इनका मैंने आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया। इस वीडियो के अंदर आप पहले जो देखेंगे कि स्कूल लेक्चरर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, व्याख्याता भर्ती की योग्यता। दूसरा अपन इसमें देखेंगे कि व्याख्याता भर्ती में पदों की संख्या कितनी है। तीसरा इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि पिछले वर्षों में जो प्रश्न कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ग्रेजुएशन से कितने आए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन से कितने क्वेश्चन आए हैं, और सीनियर सेकेंडरी लेवल से कितने क्वेश्चन आए हैं। अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है उन सब पेपर का डिस्कशन यहाँ करेंगे। इसके साथ में अपन करेंगे कि जो अपना पेपर 2 है सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो पहला अपना पेपर होता है जनरल पेपर, उसको अपन कहाँ से पढ़ें। पेपर फर्स्ट, उसको अपन कहाँ से पढ़ें, उसके लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करें, कौन से नोट्स अपन पढ़ें जिससे अपने अच्छे नंबर आ सकें। उसके बाद अपन देखेंगे कि जब भी आप तैयारी करते हो तो आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, यानी ऐसी कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, कि आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, आप खुद से ही क्या रहो, मोटिवेटेड रहोगे। ये अगला पॉइंट अपन इसमें देखेंगे। फिर अपन इसमें देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें कट ऑफ कितनी गई है, और उसके लास्ट में अपन देखेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा। अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कि व्याख्याता भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो व्याख्याता भर्ती के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें या तो आपका एक सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स होना चाहिए। यदि आपने ऑनर्स से कर रखी है मैथ तो भी आप एलिजिबल हो, और यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट के साथ में मैथ आपके तीनों ईयर के अंदर है और आपने BSc कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ में आपको चाहिए B.Ed, अगर आपके पास 2 साल वाली B.Ed है तो भी चलेगा, और यदि आपने BSc B.Ed 4 साल इंटीग्रेटेड वाला कोर्स कर रखा है तो भी आपका इसके अंदर चलेगा। साथ में आपको चाहिए MSc के लिए आपको कोई भी परसेंटेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कोई भी प्रतिशत का रूल नहीं है कि आपके पास इतने परसेंटेज होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। प्रतिशत का नियम नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपको 55% से ऊपर लाने हैं या 40% से ऊपर लाने हैं, ऐसा कोई नियम नहीं। तो जो MSc की आपकी डिग्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट है वो अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के अंदर है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बस उसकी शर्त यह है कि जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होती है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि जैसे आज एग्ज़ाम है तो आपका आज एग्ज़ाम देने कल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और यदि एग्ज़ाम होती है उसके अगले दिन भी आपका रिजल्ट आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे से एक दिन लेट आए, चाहे 2 दिन लेट आए, चाहे से 4 महीने लेट आए। उसके बाद में आप कोर्ट में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आप एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल तभी होंगे जब जिस दिन एग्ज़ाम होती है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाए।
एज इसके लिए चाहिए मिनिमम, न्यूनतम चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम चाहिए 40 वर्ष। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनके लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 वर्ष की छूट इसमें मिलती है। और जो जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है उसको मिलती है 5 वर्ष की छूट, और जो मेल कैंडिडेट है उसको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। और यदि कोई महिला विडो है या डाइवोर्स है तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। और जो अपना पेपर होगा उसके अंदर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं। तो अपन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है, जो ईडब्ल्यूएस से है, जनरल से है, ओबीसी से है या एमबीसी कैटेगरी से है, उसको चाहिए 40% प्रत्येक प्रश्न पत्र में, यानी कि पहले पेपर में भी 40% और दूसरे पेपर में भी 40%। तो जो पहला अपना पेपर है वो होता है टोटल 150 मार्क का, तो 150 मार्क का 40% कितना हो गया, 60 नंबर। तो पहले पेपर में आपको चाहिए 60 नंबर। दूसरा जो है वो होता है आपका 300 का पेपर सब्जेक्ट का, तो उसमें से आपको कितने चाहिए, इसका 40% यानी कि 120 नंबर। यदि आप ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी से हो तो पहले पेपर में आपके पास मिनिमम होने चाहिए 60 और दूसरे में होना चाहिए 120, तभी आपको आगे मेरिट में कंसिडर करेंगे। यदि आप एक भी पेपर में अगर 40% नहीं आते हैं तो आपके दूसरे पेपर में कितने भी अच्छे नंबर हो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। इसलिए आपको दोनों पेपर पे ध्यान देना है, दोनों पेपर पे बराबर फोकस करना है। ऐसे नहीं है कि एक पेपर पढ़ लो उससे आपका काम हो जाएगा, 40% इसमें कंपल्सरी। यदि आप एससी या एसटी से हो तो आपको 5% की छूट मिलती है, 5% की आपको क्या मिलती है, छूट, यानी कि आपको चाहिए 35%। तो यदि पहले पेपर में आपको चाहिए 52.50 नंबर और दूसरा जो पेपर होता है उसमें चाहिए आपको 105 नंबर जो सब्जेक्ट का होता है। तो ये यदि आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हो तो आपको मिनिमम नंबर इतने लेके आने हैं। पदों की संख्या की बात करें तो इस बार काफ़ी अच्छे पद आए हैं, 153 पद, जो पिछली बार 68 से बहुत ही दुगुने से भी ज़्यादा। और जनरल की इसके अंदर सीट है 54 और एससी की इसके अंदर सीट है 24, एसटी की इसके अंदर सीट है 22 और ओबीसी की इसके अंदर सीट है 32 और एमबीसी कैटेगरी से हो तो 7 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके पास 14 सीट है इसके अंदर। ये है अपने पदों की संख्या। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि अपना जो पेपर 2 है मैथमेटिक्स का उसकी अपन तैयारी कैसे करें और उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें। तो देखिए इसके अंदर अपने पेपर में क्या क्या आता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आता है, एक ग्रेजुएशन लेवल आता है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आता है, और बाद में आता है टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी, जिसको अपन शिक्षण विधियाँ और अपने जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं वो आती हैं। पहले इसके अंदर साइकोलॉजी भी आती थी, लेकिन आजकल जो साइकोलॉजी है वो कौन से पेपर में कर दी, पहले पेपर में कर दी। तो अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा और आईसीटी आएगी। तो अपन अब इन चीज़ों का एक एक पॉइंट से अपन डिस्कशन करते हैं। पहला जो अपने पास में है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की अगर आप तैयारी करते हो, यानी कि 11th और 12th की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है। यदि आप 11th और 12th की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बुक बताता हूँ। एक आती है बुक एसआर सैनी, जिसके 2 भाग आते हैं, 1 और 2 पार्ट आते हैं, और ये आती है जेई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। लेकिन इस बुक को ज़्यादातर अपन सेकंड ग्रेड वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। मार्केट में काफ़ी फेमस बुक है, सभी बच्चे भी जानते हैं, और लगभग जो इनका पढ़ने वाले हैं जो तैयारी करते हैं सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, उनके पास ये बुक मिल जाती है। तो आप मार्केट में कहीं से भी किसी अच्छे बुक डिपो से ले सकते हो। एसआर सैनी नाम से बुक आती है और इसके 2 पार्ट आते हैं। इसके अलावा आप ओल्ड आरबीएससी की बुक, जो पहले अपने 4-4 बुक चलती थी 11th और 12th में, वो पढ़ सकते हो। यदि आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से एक बुक आती है, वो लेके आ सकते हो 11th और 12th के लिए। साथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अभी तक एग्जाम हुए राजस्थान के, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे आपको करने हैं। इसके अलावा यदि आप एस्टेट, केवीएस, एनवीएस इनके भी साथ में करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से करो। इसके बाद आपके पास टाइम रहता है तो आप अदर बुक भी प्रिफर कर सकते हो। अब देखिए जो अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हुई है वो टोटल 6 बार हुई है। एक हुई है 2022,
एक हुई है 2020 जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट की थी, जिसके अंदर एक सीट थी। एक हुई है 2018 में, एक हुई है 2018 वाले की एग्ज़ाम हुई थी 2020 में, 2015 में हुई थी सबसे बड़ी भर्ती, और एक 2013 में हुई थी, और एक 2011 में हुई थी। तो अब तक टोटल मैथ के 6 पेपर हो गए। इन 6 पेपर में जो अपना सेकेंडरी लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसके अंदर जो टॉपिक हैं उनमें से कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं वो अपन इसमें देखते हैं। पहला जो अपना टॉपिक है वो है अलजेब्रा, बीजगणित, जिसके अंदर पहला टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो इसमें से 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 5, 2018 में 3, 2015 में 3, और 2013 में भी 3, और 2011 में भी 3। इसके बाद में एक आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें देखिए जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है वो 2022 में हटा दी थी, अभी अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में इसमें से सिर्फ और सिर्फ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है इसमें से पहले 2020 में भी 5 आए थे, 2018 में भी 5 आए थे, 2015 में भी 5 क्वेश्चन आए थे, 2013 में 3 क्वेश्चन आए थे, और 2011 में 5 क्वेश्चन आए थे इसमें से। और जो पिछली बार अपना हुआ था उसमें ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन हटा दिया था, और द्विघात समीकरण में से अपने पास एक क्वेश्चन पिछली बार आया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो लास्ट टाइम ही अपने सिलेबस में ऐड हुआ है, उसमें से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, उससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड में है उनमें ये सिलेबस में नहीं था, तो कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आया हुआ है। इसके अगला है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, अव्यय और सारणिक। इसमें से पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले जो 2020 में हुई थी उसमें 5, 2018 में 3, 2015 में 5, 2013 में भी 5 आए थे, और 2011 में भी इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध, समुच्चय और फलन। तो इसमें से लास्ट ईयर आए थे 5 क्वेश्चन, 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन आए थे, 2020 वाले में इसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 5 क्वेश्चन आए थे, और 2013 में इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे, और 2011 में भी 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में अपना आता है 2D द्विविमीय ज्यामिति, जिसमें से पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2018 में इसमें से 12 क्वेश्चन आए थे, 2015 में इसमें से 7 क्वेश्चन आए थे, और 2013 में इसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, और 2011 में भी इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन। उसके अगला जो अपना टॉपिक है वो है 3D त्रिविमीय ज्यामिति, जो 11th-12th लेवल का है, उसमें से पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, और 2020 में 3 आए थे, 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और 2015 में 3, 2013 में 2, और 2011 में 2। कैलकुलस में से अपने पास क्वेश्चन आए थे 8, और 2020 में आए थे 14 क्वेश्चन, और 2018 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2015 में 17 क्वेश्चन आए थे, और 2013 में 22 क्वेश्चन आए थे, और 2011 में 19 क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर अपना इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और अपन जो कर्व दे रखे हैं उनके बीच में एरिया कितना होता है वो फाइंड करते हैं, वो भी इसमें ही शामिल है। इसके बाद में आता है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। इसमें से पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, और 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 5 क्वेश्चन, 2015 में 2 क्वेश्चन, 2013 में 3, और 2011 में 2 क्वेश्चन आए थे। अगला अपना जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें से पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी 5 क्वेश्चन आए थे, 2015 में भी 5, और 2013 में 6, और 2011 में 5 क्वेश्चन आए थे। फिर अपना जो टॉपिक है वो है एपी एंड जीपी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, जिसमें से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, और ये पिछली बार सिलेबस में ऐड हुआ है, उससे पहले जो एग्जाम हुए उनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। अगला जो अपना टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी, क्रमचय और संचय। पिछली बार इसमें से एक क्वेश्चन आया था सिर्फ, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2015 में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2013 में इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे, और 2011 में 2 क्वेश्चन। इसके अगला जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, जिसमें से पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, 2020 में इसमें से 2 क्वेश्चन, और 2018 में से इसमें 4 क्वेश्चन आए थे, और 2015 में अपने पास 5 क्वेश्चन आए थे, और 2013 में इसमें से 2 क्वेश्चन, और 2011 में भी 2 क्वेश्चन। ये अपना जो सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो अपने पास क्वेश्चन इसमें पूछे जा रखे हैं, एक तो अपने पास में सारणिक और अव्यय, ये दोनों ही सिंपल चैप्टर हैं। यदि आपको इनकी प्रॉपर्टी याद है, इनके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो कि ABC की वैल्यू आप 1 लेके सॉल्व कर सकते हो, कई बार 1 0 लेके सॉल्व कर लेते हो, कई बार 2 1 0 लेके सॉल्व कर लेते हो, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये सबसे सरल प्रश्नावलियों में से एक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और इसमें से हर साल 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आपको एक अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। यदि आपको 12वीं क्लास का
या 11th क्लास का जो भी सिलेबस पढ़ना है, सबसे ज़्यादा अपना जो ज़रूरी है वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। इस टॉपिक के आपको बेसिक सारे क्लियर होना ज़रूरी है। यदि इसके बेसिक क्लियर हो गई तो आपका 11th-12th में आधा से ज़्यादा सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा। और इस टॉपिक में से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और इस टॉपिक की सहायता से आप आगे के जो अपना कैलकुलस पढ़ते हो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। और कैलकुलस से आपको पता ही है कि कई बार एक बार तो 22 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हर बार 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं कैलकुलस से। तो कैलकुलस अच्छे से करोगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका फंक्शन वाला चैप्टर अच्छा होना चाहिए। तो कैलकुलस वाला पार्ट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी अच्छे से आते हैं और आप इजीली कर भी सकते हो। फिर 2D और 3D, इसमें से भी लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, और इनकी अगर आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर है और आपके उसके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर है, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और ये आपके 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा है, ये भी सिंपल सा टॉपिक है, इसमें से भी आप कर सकते हो इसकी थ्योरी पढ़ के अच्छे से। और SR सैनी की अगर आप एक्सरसाइज ए भी अच्छे से कर लोगे तो आपके ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से इजीली कर सकते हो। देखो, यदि आपको साइंस का डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए 11th और 12th के सब सिलेबस पे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो 11th और 12th से ही आएंगे। उसके बाद में जो टॉपिक बचते हैं, इनसे पिछली बार बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और AP और GP। इनमें आप बेसिक इनकी प्रॉपर्टी और थ्योरी भी याद रखोगे और थोड़े बहुत आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हो। इनमें थ्योरी ज़्यादा है नहीं, बस कुछ 2-4 फॉर्मूले हैं, 2 पेज की थ्योरी होगी। इन पे 20-25 क्वेश्चन आप इन टॉपिक के अच्छे से कर लोगे तो आप ये कवर कर सकते हो। इसके बाद में आता है ग्रेजुएशन लेवल। तो देखिए, ग्रेजुएशन लेवल पे करने के लिए आप या तो JPH की बुक पढ़ सकते हो या आप नवकार की बुक पढ़ सकते हो। दोनों बुक में से आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ी हुई है, यदि आपने पहले कोई भी बुक पढ़ी हुई है तो आपको वही पढ़नी है। यदि आपने JPH पहले पढ़ रखी है तो आपको JPH ही पढ़नी है। यदि आपने पहले नवकार पढ़ रखी है तो आपको नवकार ही पढ़नी है, चेंज नहीं करनी है किसी के कहने पे, क्योंकि आपने जो पहले से बुक पढ़ रखी है वही पढ़ लो। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मैंने JPH पढ़ी थी, इसमें से किसी ने नवकार पढ़ रखी है, दोनों बुक एक ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसमें से नहीं है। तो कभी भी मार्केट में आपको अगर कोई बोले कि ये बुक ले आओ वो ले आओ, इसके चक्कर में आपको अपनी पुरानी बुक कभी भी नहीं छोड़नी है। जो आपने पुराने टाइम में बुक पढ़ रखी है हमेशा उसी बुक को साथ लेके चलो। यदि कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप उसी में ऐड करो। इसके साथ में आपको इनके जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सारे। इनके साथ में यदि आपको टाइम मिलता है तो आप CUT और राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो MSc एंट्रेंस का एग्जाम होता है UGRED PG, वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके। यदि आपके पास में ये अवेलेबल नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारे जो क्वेश्चन है अभी तक जो CUCET का एग्ज़ाम हुआ है, MSc एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है, BHU का हुआ है, DU का हुआ है, इनके सारे क्वेश्चन मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे करवा दूँगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे ग्रुप दे दूँगा वीडियो के नीचे। अब इसके साथ में देखिए आपको करना क्या है। अभी इसमें से भी अपन देखते हैं ग्रेजुएशन में से जो अभी तक एग्जाम हुए उनमें से किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने टॉपिक, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं। पहला अपना जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी कि ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, वलय सिद्धांत और ग्रुप सिद्धांत। तो देखिए 2022 में इसमें से आए थे 7 क्वेश्चन आए थे ग्रुप थ्योरी में से और 3 आए थे रिंग थ्योरी में से, यानी दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन। 2020 में भी दोनों के मिला के 10 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी 10, 2015 में 10, 2013 में 8 और 2011 में भी इसमें से 10 क्वेश्चन आए थे। यानी इसमें से हर बार लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये टॉपिक सबसे, यदि आपने थ्योरी अच्छी, इसकी थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है थ्योरम, लेकिन यदि आपने थ्योरी अच्छे से कर ली तो ये 10 में से आप 7-8 क्वेश्चन ईजिली सोल्व कर सकते हो। सबसे सिंपल चैप्टर है ये, क्योंकि यदि आपको थ्योरम याद है तो आप सीधा टिक लगा दोगे। इसमें आपका एक तो टाइम बचेगा, टाइम कम लगता है इसमें, क्योंकि आपको थ्योरम याद है तो इससे आपका डायरेक्ट टिक लगा दोगे। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर पढ़ें इसको। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें से लगभग हर बार 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2018 में एक बार 6 आए हैं, बाकी हर बार इसमें से 5-5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और 2013 में इसमें से 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर आता है अपना कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, एरिया कैसे फाउंड करें, मास कैसे फाइंड करें, ये आता है। और एक डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें अनंत स्पर्शी आ जाती है, और अपने पास में डबल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ये सारे वक्रता, ये अपने को। तो इसमें से देखो लास्ट साल आए थे 12 क्वेश्चन कैलकुलस में। कितने क्वेश्चन आए थे? 12 क्वेश्चन। और
2020 में इसमें से 6 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 8 आए थे, 2015 में 8 आए थे, 2013 में 9 और 2011 में 7। इसके बाद आता है अपना अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी दो किताब आती है, एक तो आती है ओडी, एक आती है पीडी। ओडी अवकल समीकरण के नाम से आती है, पीडी आंशिक अवकल समीकरण के नाम से आती है। तो इसमें से पिछली बार दोनों के मिला के 8 क्वेश्चन आए थे, 2 तो आए थे आंशिक अवकल समीकरण से और एक आया था ओडी से, सॉरी 6 आए थे ओडी से। 2020 में इन दोनों में से 10 क्वेश्चन आए थे और 2018 में 7, 2015 में 10, 2013 में 9 और 2011 में 10। तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से अपने पास में आते हैं। फिर उसके बाद में आता है वेक्टर कैलकुलस, जिसमें से लगभग हर साल 5 क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे। ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप यदि थोड़ी अच्छे से ध्यान में रखते हो और इसके अंदर कुछ जो अपने पास में फॉर्मूले हैं, इक्वलिटी है, उनको आपको क्या करना है, याद करना है। तो आप इसमें से भी 2, 3, 4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे अपना है 3D ज्योमेट्री। 3D में से पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड दोनों में भी खूब क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3D में से ही पूछे गए थे। 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 3D में से, जो ग्रेजुएशन वाली 3D थी। और 2020 में 2, 2018 में 5, 2015 में 2, 2013 में 3 और 2011 में 4। और फिर आता है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, जिसमें से पिछली बार 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जो अभी तक एग्जाम हुए उनमें लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। हर साल 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है रियल एनालिसिस, जो अब फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके सिलेबस में है, सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में है। लेकिन पहले यह किस में हुआ करती थी, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी हुआ करती थी। पिछले साल इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 0 क्वेश्चन था। उससे पहले जो हुए हैं इसमें से 4 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है, जिसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं आप देख सकते हो। इसमें एक तो ग्रुप थ्योरी वाला है, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैलकुलस वाले में से 8-10 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 10 क्वेश्चन लगभग हो रहे हैं। और एक अपना जो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है, इसमें से 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। और 3D से भी लास्ट टाइम 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारे लगभग, देखो चैप्टर तो आपको सभी क्लियर करने हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन का कि कभी किसी टॉपिक से ज़्यादा पूछ लिए, कभी किसी टॉपिक से कम पूछ लिए। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है अपना कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको टॉपिक तो सारे कवर करने हैं। आप इनके लिए JPH की किताब लेके आ सकते हो और JPH की किताब को अच्छे से, उनके सोल्वर्ड एग्जाम्पल हैं उनको आप पहले सोल्व करो। यदि नवकार की है तो उनको लेके उनको सोल्व करो और आप अच्छे से कवर कर लो। यदि आपके पास किसी भी कोचिंग की सीट है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो आप सोल्व कर सकते हो। कोई भी कोचिंग जो भी आपने आसपास ज्वाइन कर रखी हो या आपको कहीं भी उसकी PDF मिलती है, उससे आप कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहने हैं, चाहे वो किसी कोचिंग में हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप क्या पढ़ें, तो देखो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप JPH की बुक ले आएँ या नवकार की बुक ले आएँ और उनके जो सिर्फ और सिर्फ सोल्वर्ड एग्जाम्पल हैं वो आप देख लें। इससे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का काम हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप इसके साथ में कर लोगे, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला है वो कवर हो जाएगा। जिसमें से देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं। अभी तक जो पिछले साल के एग्ज़ाम छोड़ दें, उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सब में इसमें 10 क्वेश्चन आते थे। पिछली बार एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ। इसमें क्या कि अपने पास में क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रेजुएशन से इतने पूछेंगे और 11th-12 से इतने पूछेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे और इसमें अपने पास में क्या किया गया था, लास्ट टाइम 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबको लग रहा था कि इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 35 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे लास्ट टाइम। तो अपन अब इसमें से देखते हैं कि लास्ट टाइम लीनियर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट टाइम मैट्रिक्स स्पेस है, उससे अपने पास में 2 क्वेश्चन आए थे और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से 1 क्वेश्चन आए थे। फंक्शन जो है स्पेशल फंक्शन, उसमें से 5, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से 1, टेंसर से 3 और न्यूमेरिकल एनालिसिस से 6 और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक LPP से कितने आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे। और ये 6 ही बुक मार्केट में अवेलेबल है। लीनियर अलजेब्रा की बुक भी आती है, मैट्रिक्स स्पेस की भी आती है जो अपने ग्रेजुएशन में चलती है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशल फंक्शन, 3D ज्योमेट्री, टेंसर, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इन सब की अलग अलग बुक मार्केट में अवेलेबल है। JPH की भी अवेलेबल है, नवकार की भी अवेलेबल है। जो आपको अच्छी लगती है आप लेके आ सकते हैं। अब देखिए अपन जो अभी तक पेपर हुए हैं उनमें किस में से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो 2011 से लेके 2020 का है उसमें दोनों से 60-60 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे 11th-12th के, 60 ही ग्रेजुएशन के और 10 पोस्ट ग्रेजुएशन के। लेकिन जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 39 से 40 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे सीनियर सेकेंडरी लेवल के, और जो ग्रेजुएशन के पूछे गए थे वो 55 और पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट टाइम 35 क्वेश्चन पूछे गए थे।
और अभी तक जितने एग्जाम हुए थे उनमें 30-30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी से, लेकिन जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ उसमें साइकोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चन आए। तो अब यदि आप पीछे का जो आप मैंने क्वेश्चन आपको बताया कौन कौन से हैं उनको ऐड करोगे तो हो सकता है कई जगह ग्रेजुएशन में आपको 60 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। तो देखो उस टाइम क्या जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो भागों में आती थी, एक तो ग्रेजुएशन वाली और एक 11th-12th वाली। तो उसमें जो 11th-12th वाले हैं उन्होंने 11th-12th में ऐड कर रखे हैं और ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन में। मैंने यहाँ सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ही ऐड किए हैं, तो वो ग्रेजुएशन में ऐड कर रखे हैं, तो 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। बाकी ये सारे क्वेश्चन अब पूरे आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से देख देख के बनाए हुए हैं। तो पूरा जो आकलन किया हुआ है वो अभी मैंने किया है, काफ़ी टाइम लगा इसमें करने में, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप बार बार इधर उधर देखो अपना टाइम खराब करो। इससे अच्छा मैंने एक वीडियो में ये सारे कवर कर दिए जिससे आपका टाइम बचे और आगे आपके दिमाग में ये चीज़ें ना आए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मेरी तैयारी के दौरान क्या पढ़ा था। मैंने एस आर सैनी की बुक पढ़ी थी 11th-12th के लिए, साथ में मेरे पास जेई मेंस के नोट्स थे रेजोरेंस कोचिंग के। मैंने जेई की तैयारी करी थी, उस टाइम मेरे जेई मेन में काफ़ी अच्छा स्कोर था। उस टाइम हमारे क्या 12th के परसेंटेज ऐड होते थे, जेई मेन में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, मतलब इस टाइम का तो बहुत अच्छा। और मेरे को फिर कॉलेज भी मिल गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मेरे घर वालों ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि मेरे को पूर्वोत्तर साइड में कॉलेज मिली थी, तो उधर मेरे घर वालों ने जाने से मना कर दिया। फिर मेरा यहाँ पे एक थापर यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन करवाया, तो वहाँ फिर खाने वाने से मेरे को प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने बीटेक बीच में छोड़ के फिर यहाँ बीएससी कर ली और फिर एमएससी। तो मैंने जेई के नोट्स पढ़े थे 11th-12th के रेजोरेंस के, और वो काफ़ी अच्छे नोट्स थे। उसके बाद मेरे को कभी 11th-12th में कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे आईआईएम की सीट से, उसमें हर सीट में टॉपिक वाइज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए थे, मैंने उससे सॉल्व किए थे। ग्रेजुएशन के लिए मैंने जेपीएच की बुक पढ़ी थी, और ये मैंने ग्रेजुएशन जब करी थी मैंने बीएससी उसी टाइम पढ़ ली थी, और ये बुक मैंने एकदम अच्छे से पढ़ी थी। इससे देखो मेरा CU-C8 है वो भी क्लियर हो गया था, मेरी ऑल ओवर इंडिया में इसमें 22वीं रैंक थी। मैंने BHU का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी मेरी ऑल ओवर इंडिया में 38 रैंक थी। ये जेपीएच बुक पढ़ के ही दिया था ऐसे ही नॉर्मल, तो इसमें से भी मतलब ये बुक जेपीएच की अच्छी बुक आती है, ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे ही है। यदि आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, इनके एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, इन पर विश्वास रखोगे, आप जो मतलब गाइड वगैरह आती है ना वो क्या करते हैं इन्हीं बुक में से और प्रीवियस ईयर में से आपको बनाते हैं, और वो फिर आप मार्केट में इधर उधर उन बुक के चक्कर में घूमते रहते हो। इससे अच्छा है आप जेपीएच की बुक ले आओ और उनको पढ़ो, और इधर उधर अपना टाइम खराब करने से बचो। दूसरा, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रेजुएशन में सॉल्व करने मैंने आईआईएम की सीट से सॉल्व किए थे। साथ में मेरे पास आईआईएम का रिकॉर्डेड कोर्स था भाटी सर और आशुतोष सर का, जिसमें से मैंने क्लास देखी थी रिकॉर्डेड 2 गुना पे करके। मैंने कभी भी नोट्स में टाइम ख़राब नहीं किया, मैंने हमेशा वीडियो देख के 2 गुना में करके, और जिसमें से मेरे को जो भी कुछ कंटेंट, क्यों ज़्यादातर जब जेपीएच की बुक पढ़ ली तो लगभग कोचिंग वाले जेपीएच का मैटर करवाते हैं, तो सारा मैटर सेम ही मिलता था। कुछ नई चीज़ मेरे को मिलती तो मैं मेरा साइड में लिख लेता, और मैंने कभी भी नोट्स लिखने में टाइम ख़राब नहीं किया। जीके के मैंने हमेशा फ़ोटोकॉपी करवाई, और आप भी मैं कोशिश करो कि फ़ोटोकॉपी करवाएं, क्योंकि यदि आप जीके का पूरा सिलेबस लिखोगे तो आपको 6 से 7 महीने तो लिखने में लग जाएंगे, फिर याद कब करोगे आप। तो और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने पढ़ी थी जेपीएच की बुक। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी आईआईएम की, जिसमें मैंने 5 टेस्ट दिए थे, ये मैं आगे बताऊंगा आपको टेस्ट वाला। और यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं ऑल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज करवाऊँगा, और वो भी कि उनको शॉर्ट मेथड से कैसे किया जाए और अपने बेसिक हैं उनसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपको मैं सारे जो टॉपिक हैं वो आपके एग्ज़ाम से पहले ही करवा दूंगा कवर। और इसके साथ में मेरा भी फंक्शन वाला चैप्टर और वो चल रहा है, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो। तो कंप्लीट बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो सारे मैं इस टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। आप एक बार फंक्शन चैप्टर के जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ा है आपने अभी तक कोचिंगों में, कुछ सीखा है या रट रखा है आपने। तो एक बार वीडियो जरूर देखें, आप 1-2 वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे। अब आता है पेपर फर्स्ट। फर्स्ट पेपर में देखो, एक तो आती है हिस्ट्री राजस्थान की, और इसमें से लास्ट टाइम आए थे 8 क्वेश्चन। देखिए मैंने पढ़ी थी कलाम एकेडमी के नोट्स हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री, और जो भी इसकी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए मैंने पढ़े थे कलाम एकेडमी के नोट्स, जिसमें गंगाधर ढाका सर पढ़ाते हैं। काफ़ी टाइम से ये आरपीएससी को पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छे मतलब टीचर हैं। कभी आपको यूट्यूब पर ऐसे फालतू बकवास करते हुए नहीं मिलेंगे, बहुत ही सिंसियर और बहुत ही
अच्छे टीचर हैं, आपको अगर कोई सलाह भी देंगे तो अच्छी सलाह देते हैं। तो इनके मैंने नोट्स पढ़े थे कलाम अकेडमी के, और मेरे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में लगभग हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन सही थे। फिर मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए SBA नोट्स पढ़े थे, RS वाले, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के। पवन भौरिया सर की मैंने किताब आती है वो पढ़ी थी। और यदि आपको मतलब इनके अलावा कोई ऑप्शन लगे तो महेंद्र सर हैं जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, इनका भी मतलब काफ़ी अच्छा बताते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो। मैंने पढ़े थे ये SBA के नोट्स और पवन जी भौरिया सर की बुक जो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है वो पढ़ी थी। इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। आर्ट एंड कल्चर पे आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप थोड़ा इस पर कम फोकस भी कर सकते हो। इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने पवन जी सर की बुक पढ़ी थी, सिर्फ और सिर्फ नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें से 5 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैंने विजय सियाग सर के नोट्स पढ़े थे, जो पहले कलाम अकेडमी पढ़ाते थे, शायद अब किसी RS कोचिंग में पढ़ाते हैं जयपुर में। इनके नोट्स काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। एक तो ये टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि आपको मतलब नदी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बीच में दूसरी चीज़ ये घुसा देते हैं। नदी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ नदी के बारे में ही बताएंगे। तो काफ़ी अच्छे से इनके नोट्स और सीक्वेंस से लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है इनके नोट्स एकदम सीक्वेंस से लिखे हुए हैं। उसके अलावा मैं आप अगर पढ़ना चाहो तो राजीव बगड़िया सर हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और कम से कम 8-10 साल से ये RPSC के ज्योग्राफी के मतलब काफ़ी अच्छे टीचर हैं। सिक्कर में कलाम अकेडमी के अंदर पढ़ाते हैं, और भी कोचिंग में शायद पढ़ाते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ज्योग्राफी का मतलब काफ़ी अच्छा इनका मैटर है, आप पढ़ सकते हो इनसे, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा यदि आप इंडियन हिस्ट्री की बात करते हो तो वो हो गई है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी मैंने पढ़ी थी कलाम अकेडमी के नोट्स सिर्फ, जिसमें यूनिस खान सर पढ़ाते हैं। मैंने इस कलाम अकेडमी के नोट्स पढ़े थे। कोचिंग मैंने कभी ज्वाइन नहीं करी, ये मैंने किसी मेरे दोस्त से नोट्स लिए थे और फोटोकॉपी निकलवा ली। और मैं कोचिंग ना तो कभी गया, ना मैंने ऑनलाइन लिया, मैंने कभी टाइम नहीं ख़राब किया। मैंने मेरे नोट्स लेके आया और उनको पढ़ ली, क्योंकि नोट्स जीके में नोट्स बहुत हैं, अगर वो अच्छे से लिखे हुए हैं, इन टीचर की बहुत मेहनत करी हुई नोट्स पे, ये तो बात माननी पड़ेगी। क्योंकि मैंने नोट्स पढ़े तो बहुत मतलब इजीली याद भी हो रहे थे और सीक्वेंस से लिखे हुए थे, ऐसे भी नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही साफ सुथरे नोट्स थे इनके। फिर आप यदि इनके नोट्स नहीं पढ़ना चाहो, यदि आपको बुक पढ़ने का शौक है तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक लेके आ सकते हो। इसके लिए जनरल साइंस के लिए 9th-10th की NCERT आप पढ़ सकते हो। ये मैंने रीट की तैयारी करी थी 1 महीने, क्योंकि उस टाइम कोई एग्ज़ाम नहीं थी, वो जो कैंसिल हुआ था ना उस रीट की। बाद में जो आगे रीट आई उसकी तो मैंने कभी तैयारी नहीं करी, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ गई थी। लेकिन जो पहले कैंसिल हुई थी 26 सितंबर को हुई थी, उसकी मैंने तैयारी करी थी। उसमें मेरे 129 नंबर बने थे, 1 महीने तैयारी करी मैंने। तो उस टाइम मैंने NCERT पढ़ी थी 9th और 10th। तो जनरल साइंस मैंने NCERT पढ़ी थी 9th-10th, इसमें से 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे। और जनरल मैथ पहले से मेरी कवर थी, यदि आप करना चाहो तो SSC की बुक से कर सकते हो। इसमें से लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन आए थे। तो आप कोई भी SSC की बुक ले आओ, या कोई अपने राजस्थान में जो RS के लिए इनके लिए चलती है कोई ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, उसकी बुक ले आओ। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के लिए SSC की रीजनिंग की बुक ले आओ, या आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे देख लो क्लास, 2-4 क्लास देखोगे तो आपका 1-2 दिन में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। क्योंकि मैथ के स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। इसमें से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे। हिंदी के लिए मैंने 9th से 12th हिंदी व्याकरण की बुक आती है वो पढ़ी थी, इसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। और SSC के लिए इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह की बुक आती है, मैंने तो वही पढ़ी थी। आप कोई अगर और बुक ले सकते हो तो वो पढ़ लो, और इसमें से भी 5 क्वेश्चन आए थे। बुक का ऐसा है कि जो भी आपको अच्छी लगे आप पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कई बार बच्चों को क्वेश्चन रहते हैं कि सर आपने क्या पढ़ा, तो इसलिए मैंने ये लिख दी। बाकी आपके हो सकता है आपकी बुक प्रेफरेंस अलग हो, आपके नोट्स अलग हो, आपका तरीका अलग हो सकता है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। एजुकेशन मैनेजमेंट के इसमें से 10 क्वेश्चन आए थे, और ये फर्स्ट पेपर में सबसे सरल नंबर यही है, 10 नंबर। एजुकेशनल मैनेजमेंट के ये 20 नंबर मिल रहे हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे इजी टॉपिक है, और इसके लिए मैंने पढ़ी थी SS यादव सर जो कलाम अकेडमी में पढ़ाते हैं, इनकी बुक पढ़ी थी। अब कहाँ पढ़ाते हैं पता नहीं, उस टाइम इनकी कलाम अकेडमी से बुक आई थी तो मैंने उससे पढ़ा था, और 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और ये सबसे सरल टॉपिक मेरे को लगता है कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो। साइकोलॉजी जो कि अब फर्स्ट पेपर में ऐड कर दी गई है, पहले तो ये सेकंड पेपर में आया करती थी। तो इसके लिए देखो, मैंने साइकोलॉजी के लिए पढ़ी थी अशोक पारिक सर की बुक। अशोक पारिक सर और लक्की आहूजा मैडम की एक बुक आई थी चवन प्रकाशन से, वो मैंने पढ़ी थी। इसमें से मैंने पढ़ी थी सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस था, वो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस था वो मैंने इसमें से पढ़ा था। मेरे पास सेकंड ग्रेड की बुक थी। और जो फर्स्ट ग्रेड में ICT वाला एक्स्ट्रा जो था वो मैंने पढ़ा था, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है वो मैंने पढ़ी थी ICT के लिए। आपके पास हो सकता है किसी और टीचर की बुक हो साइकोलॉजी की, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो।
साइकोलॉजी पिछली बार मैथ के पेपर की ऐसी आई थी कि आप कोई बुक पढ़ के जाओ, यदि आप खुद से कर सकते हो तभी वो हो रहे थे क्वेश्चन, बाकी बुक का इसमें कोई खास रोल नहीं था पिछली बार, जो साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी पूछी गई थी। करंट अफेयर के लिए आप कोसमोस के नोट्स पढ़ सकते हो और मूमल की बुक आती है वो पढ़ सकते हो। इसके करंट अफेयर में आप कोशिश करिए कि आप एक तो रोज़ यूट्यूब क्लास ना देखें, टाइम खराब होता है इससे। रोज़ यूट्यूब क्लास ना देखें, नोट्स ना बनाए रोज़। मैथ वालों के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ नोट्स बनाओ रोज़ यूट्यूब क्लास देखो, ये दोनों ही टाइम खराब करते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर इन पे पढ़ाते हैं, 30 मिनट की क्लास होगी, उसमें पढ़ाते लोग हैं 10 मिनट 20 मिनट आपको स्टोरी सुनाएंगे, कोई मोटिवेशन स्टोरी सुनाएंगे। और देखो मोटिवेशन, ज़्यादा मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मोटिवेशन भी टाइम खराब करता है आदमी। तो ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक पढ़ो और बुक में लिखा हुआ है उसको अपने दिमाग में लिखो। क्योंकि एग्जाम में आप जाओगे ना तो आपसे पूछते हैं कि आपके दिमाग में कितना है, तो अपने दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोशिश करो, फालतू चीज़ों में टाइम कम खराब करो। एक तो जीके के ज़्यादा लिखने में तो टाइम खराब करो ही मत, नोट्स हैं वो प्रिंट करा लो और उनको पढ़ो। ये जो फालतू की चीज़ें है ना कि ये अपने पास में खुद का लिखा हुआ ज़्यादा याद होता है, ये सब ऐसे ही चीज़ें हैं। मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं लिखा आज तक जीके, और ऐसे ही नोट्स पढ़े, मेरे तो याद हो गए एकदम अच्छे से, और काफ़ी अच्छा स्कोर है मेरे जीके में 2nd ग्रेड में। तो इसके लिए अपने को कोई वो नहीं है। और मैंने पहले कभी ज़िंदगी में जीके मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। अब देखो अपने को तैयारी करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको बताते हैं। वो ये है कि ज़्यादा जो मोटिवेशन वीडियो है वो, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो रणनीति बनाने वाले वीडियो है, कम से कम देखें। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरी एग्ज़ाम में मतलब पिछली बार एग्ज़ाम दी, मैंने 6 एग्ज़ाम दी थी टोटल, और 6 एग्ज़ाम मेरी पास थी अच्छी रैंक के साथ। ये मैं मेरी तारीफ की नहीं बता रहा कोई, ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरा राजस्थान से एग्ज़ाम से बैकग्राउंड जो था, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, पहले 1% भी कोई नॉलेज नहीं था, और मेरे को जीके बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरे को 27 मई 2022 से पहले जीके मैंने सिर्फ और सिर्फ, जब 9th 10th में अपन उस टाइम थे तो कोई SST की बुक पढ़ी होगी और वो याद नहीं था। मेरे को राजस्थान का जीके बिल्कुल जीरो, 1% भी मेरे को जीके नहीं आता। 27 मई और 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम था 1st ग्रेड का। तो मैंने सबसे पहले जब तैयारी करी तो मैं गया था 27 मई को जयपुर तैयारी करने के लिए, रूम लेके वहाँ रहता था और लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। तो मैंने सबसे पहले जो काम किया वो किया कि जितने भी मेरे को जो नोट्स चाहिए थे मैंने प्रिंट करवा लिए। तो मेरा 1000 रुपये में पूरा काम हो गया, यानी मैंने 1000 रुपये लगे, इसमें नोट्स प्रिंट हो गए। यदि मैं इनको लिखता तो मेरे को लगते 6 से 7 महीने कम से कम। मैं इन चीज़ों को लिखता तो मेरे को लगते 6 से 7 महीने। और 27 मई से देखो, 27 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक मैंने तैयारी करी थी, और इससे पहले मेरे को एकदम जीरो था। आपको मतलब जो भी तैयारी कर रहे हो उनको मेरे से सबका अच्छे दिखता होगा, कुछ न कुछ तो आता ही होगा आपको, मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। मैथ मेरी पहले से अच्छी थी तो मैथ को मेरे को कोई ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे को जीके बिल्कुल जीरो था। तो मैंने सबसे पहले नोट्स निकाले प्रिंटेड, और वही बात कि पहले दिन पढ़ते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये क्या चीज़ है जीके, ये याद कैसे होगा। लेकिन मैंने कोशिश करी और मैं रोज़ जाता और लाइब्रेरी में बैठा रहता। ना तो मैंने कभी किसी लाइब्रेरी में पास में बैठे हैं उनसे ज़्यादा बात करी, ना मैं कभी पीजी में रहता था तो मैंने कभी नाश्ते के लिए सोचा कि भाई सुबह नाश्ता अपने करके जाना है, या अगर मेरे को ऐसा लगता नाश्ता बना हुआ है तो कर लेता। यदि कुक बोलता कि मेरे को टाइम लगेगा तो मैं सीधा बिना नाश्ता करे लाइब्रेरी चला जाता, क्योंकि मेरे को उस टाइम था कि अपने पास 3-4 महीने हैं, यदि अपन इनमें अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने को जॉब मिल जाएगी, उसके बाद अपन टेंशन फ्री, नहीं अपन इधर उधर घूमते रहेंगे। तो मैंने ज़िंदगी में कभी भी मोटिवेशन वीडियो आज तक नहीं देखा, मतलब तैयारी के दौरान। तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ ना उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार अपन ने ऐसा क्या किया कि अपनी एग्ज़ाम आराम से पास हो गई थी। फिर मैंने ये यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखने शुरू करे कि लोगों ने जो रणनीति वाले वीडियो और मोटिवेशन वाले वीडियो थे वो मैंने देखे। दूसरे जो वीडियो थे अपने एग्जाम डेट से रिलेटेड, लोग वीडियो बनाते हैं कि एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, कितनी वैकेंसी आएगी। लेकिन सब गवर्नमेंट आते शुरू हो जाते हैं कि इतने पदों की वैकेंसी आएगी, इस दिन एग्जाम होगी, ये होगी, क्योंकि अपने इंडिया में फ्यूचर बहुत लोगों को दिखता है। इतना मतलब इतना अच्छे से फ्यूचर बताते हैं, आपको 5 साल का फ्यूचर बता देते हैं कि ये इतनी एग्ज़ाम आएगी, इसी से एग्ज़ाम में इतनी भर्ती होगी, ये होगा वो होगा, इस दिन एग्ज़ाम होगी। फिर आपको वीडियो बना देंगे सीट बढ़ेगी, कुछ कहेंगे घटेगी,
एग्ज़ाम आ जाती है तो उसके बाद में कुछ वीडियो डालते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होगी, रद्द होगी, आगे जाएगी, कुछ कहेंगे सिलेबस चेंज होगा, कुछ कहेंगे ट्रिक से पढ़ो, ट्रिक वाले वीडियो देखो, कुछ कहेंगे टेलीग्राम चैनल पर क्विज ज्वाइन करो। ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी मेरा सिलेक्शन होने के बाद। तो मेरे को समझ में आया कि अपने सबसे ज़्यादा अच्छा काम क्या किया कि अपन इनके चक्कर में नहीं पड़े। बस यहीं अपने को बढ़त मिल गई कि अपन इन कचरे के अंदर नहीं फंसे। अपन ये दलदल है, इसमें यदि आप फंस गए ना तो फिर आप, ये दलदल है आपको अंदर ले लेगा। आप इनसे बचो। मोटिवेशन की अपने को ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपन सब नॉर्मल फैमिली से हैं। या तो किसी का पापा है वो खेती करते होंगे, या किसी का पापा आर्मी में होंगे, या किसी का पापा ट्रक चलाते होंगे, यानी गाड़ी ड्राइव चलाते होंगे, किसी के पापा पुलिस में होंगे, यानी और किसी की मम्मी है वो लगभग खेत में काम कर रही होगी या घर पे हाउस वाइफ होगी। तो ज़्यादातर अपना जो बैकग्राउंड है वो क्या है, एकदम नॉर्मल फैमिली से आते हैं। तो अपनी फैमिली में जो लोग हैं वो इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं। मैंने कोई आज तक मोटिवेशन वीडियोस नहीं देखा, क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो बीएसएफ में जॉब करते हैं, बीएसएफ में कांस्टेबल की जॉब। और बीएसएफ में कांस्टेबल की जॉब है वो दिन में 15 घंटे ड्यूटी होती है उनकी। तो आप सोचिए कि जो भी आप वीडियो देख रहे हो मोटिवेशन वाली वीडियो, उनमें कौन सा ऐसा इंसान है जो 15 घंटे रोज काम कर रहा है। और मेरे पापा को आज 38 साल हो गए जॉब करते हुए। तो मुझे दूसरे लोगों को देखने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी मोटिवेशन के लिए। जब मेरे पिताजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको देख के मेहनत नहीं कर सकता जो मेरे सगे हैं। तो ये बाकी जो लोग एसी में बैठ के वीडियो बनाते हैं, उनकी वीडियो देखने से मेरे पास मोटिवेशन कहाँ से आ जाएगा। आप मोटिवेशन देख के टाइम खराब करते हो अपना। यदि आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो आप अपने आसपास अपनी फैमिली में देखो, आपको कोई खेती करने वाला मिल जाएगा। यदि आपको और भी कोई नहीं मिल रहा तो आप अपनी मम्मी की तरफ देखो। यदि मोटिवेशन से फर्क पड़ता, मैं जिस दिन पैदा हुआ हूँ मेरे को मतलब जब से याद है, मेरी मम्मी रोज 5 बजे उठ जाती है, मेरे से पहले उठ जाती है। फिर भी मेरी कभी आदत नहीं आज तक पड़ी कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। तो आपको लगता है कि ये वीडियो देख के मेरे में आदत पड़ जाए कि मैं अच्छे करने लग जाऊँ? जिस मम्मी को देख के अपने को फर्क नहीं पड़ रहा, तो अपनी वीडियो को देख के क्या फर्क पड़ेगा अपने को। तो इसलिए ये रणनीति वाले वीडियो हैं, मोटिवेशन वाले वीडियो, ये सारे बंद करो और पढ़ना शुरू करो, अच्छे से काम करो, मेहनत करो, इनमें टाइम लगाओ। मोटिवेशन वीडियो में कुछ नहीं रखा। तो मोटिवेशन वाले वीडियो देखने से बच्चे, हाँ हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो तब एक दो लोगों का आप सिलेक्शन हो रखा है उनसे पूछिए। हाँ, तैयारी आप शुरू करते हो उससे 2-3 दिन पहले आप खूब मेहनत करिए, खूब लोगों से बात करिए, खूब बुक ढूंढिए, उन बुक को देखिए, अपना कंटेंट है वो 2-3 दिन में तैयार कर लीजिए। और अब उसको 2-3 दिन में आप तैयार करके और उसको अपने पास में रख लीजिए। फिर उसके बाद में आप वीडियो वगैरह देखना बंद करें। फिर उसमें जो बुक में लिखा हुआ है उसको अपने दिमाग में लिखें, क्योंकि एग्जाम में वो काम आएगा जो आपके दिमाग में लिखा हुआ है। कोई नहीं पूछता आपसे कितने आपने मोटिवेशन वीडियो देखे, किस सर की वीडियो देखे। कमाल की बात ये थी कि पिछली बार 68 सीट थी, और इन 68 सीट वाले जो लेक्चरार थे वो लगभग हमारे मतलब दोस्त हो गए हैं, जानकार हो गए हैं। इनमें से सब लोगों की यही सोच थी कि ये जो यूट्यूब वीडियो हैं, ये जो फालतू ग्रुप टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं, ये सारे फेक हैं, इनमें कुछ नहीं है। इनके व्यू ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि सक्सेस लोग बहुत कम है, भीड़ तो ज़्यादा किन की है। भाई एग्जाम में फॉर्म भरे जाते हैं, मान लो 45,000 फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें से 68 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बाकी भीड़ किसकी है? जिनका नंबर नहीं आया तो वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका काम यही है। इसलिए व्यू आपको ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल अब बाढ़ आ रखी है, पता नहीं कितने टेलीग्राम चैनल बन रखे हैं, और उन्होंने सब लोगों ने किन किन बना रखे हैं जिनका आज तक अभी 3rd ग्रेड क्लियर नहीं हुआ। 4-4 बार उन्होंने 3rd ग्रेड दे लिया, उनको घर वाले उनको बोलते हैं बेटा बेरोजगार है कुछ कर ले। वो लोग अपने पास चैनल बना के उसमें ज्ञान देते हैं आपको रोज। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप ये सोचिए जिस इंसान का खुद का सिलेक्शन नहीं हो रहा उसमें कुछ तो कमी होगी, और वो कमी यदि आप उसकी बातें सुन रहे हो तो आप में भी आएगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में आओ, और जो लोग सिलेक्टेड हैं उन लोगों से पूछो। आप किसी भी एग्जाम में, अभी तक जो एग्जाम हुई है उनमें आपको बताता हूँ, एक तो 2020 का जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था, 2018 की भर्ती थी और ये 2020 में हुई थी। एक जो पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, और एक जो 2022 में 2nd ग्रेड का पेपर हुआ था। आज तक ये तीनों पेपर सबसे अच्छे आए हैं। आप इनके टॉप 10 लोग हैं, 1 से लेकर टॉप 10, इन लोगों से पूछिए कभी भी, वो आपको कभी ये सलाह नहीं देंगे कि आप यूट्यूब वीडियो पे रोज मोटिवेशन देखें या आप किसी टेलीग्राम चैनलों पे घूमते रहें, कभी नहीं देंगे। ये सब कहेंगे आप बुक पढ़िए, और बुक भी आपको कौन सी बताएंगे कि कॉलेज वाली बुक पढ़िए, जो आपके 11th-12th में चलती है वो बुक पढ़िए। वो कोई भी नहीं बताएगा आपको कि आप ये गाइड लेके आए या ये लेके आए। सब ये बुक बताएंगे, जेपीएच पढ़ें, नवकार पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ये बताएंगे आपको। लेकिन आप इन लोगों से कभी पूछ के तो देखो। आप लोगों से ऐसे पूछ रहे हो जिनका कभी खुद का ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उनका आज तक, वो तो दुनिया को पागल बना रहे हैं, रोज झूठ बोलते हैं, झूठे वीडियो बना रहे हैं कि एग्जाम इस दिन एग्जाम होगी। क्यों? उनको व्यू चाहिए, वो उनका काम है। और गलती मतलब उनकी भी नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए माहौल, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से इकोनॉमी चलती रहती है।
भाई अब पढ़ने वाले लोगों की वजह से थोड़ी कोचिंग चलती है, बिना पढ़ने वालों की वजह से कोचिंग चलती है, बुक डिपो चलते हैं, लाइब्रेरी चलती है। इसलिए आप इन चीज़ों पे टाइम खराब ना करें अपना कभी भी। एग्जाम डेट वगैरह कब आएगी कब होगा, सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी पे विश्वास करें कि आरपीएससी एग्जाम कब करवाएगी। बस आरपीएससी का नोटिस आता है वो देखें, आरपीएससी का सिलेबस आता है वो देखें, बाकी कुछ नहीं। कोई चाहे वो कितना ही महान हो, चाहे उसके पास कितनी डिग्री हो, कोई कोई फर्क नहीं है उसमें, आपको नहीं देखना है। तो ऐसे यूट्यूब चैनल से आपको बचें, और जो भी किसी प्रकार के एग्जाम में आज तक खुद भी क्लियर नहीं कर पाए और फालतू का रोज वीडियो बना बना के अपलोड करते हैं कि ट्रिक से वीडियो पढ़ें, ये बुक पढ़ें, 2 मिनट में ऐसे हो जाएगा। ट्रिक से एग्जाम क्लियर नहीं होती, एग्जाम क्लियर होती है मेहनत से, और आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको मैथ आनी चाहिए। आपको मैथ आएगी ना तब जाके एग्जाम क्लियर होता है। आप कभी भी यूट्यूब पे देखना, जिन लोगों का बाउंड्री पे सिलेक्शन होता है उन लोगों के आपको सबसे ज़्यादा वीडियो मिलेंगे, और इतनी फालतू ज्ञान देंगे आपको कि ये बुक पढ़ी मैंने, ये बुक पढ़ी, वो हमारी रणनीति ये थी, हमने 4 बार सिलेबस किया, ये वो। भाई किसी की कोई रणनीति नहीं होती, तैयारी करते हैं तब सब ऐसे करते हैं कि सिलेबस हो जाए, फिर ये दोबारा दोबारा हमें दिमाग में याद रह जाए। उस टाइम किसी की कोई स्पेशल रणनीति नहीं होती। ये जो घंटों की रणनीति बना के भेजते हैं ना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए होते हैं। पढ़ने का टाइम क्या होता है, कभी पढ़ रहे हो एक टॉपिक पूरे दिन भी पढ़ लो, कभी 2 दिन भी पढ़ लो आप साथ में, क्या हो गया? वो तो आपकी मर्जी है, इसका कोई फिक्स टाइम थोड़ी है कि आप इस टाइम पढ़ो इस टाइम ना पढ़ो। हो सकता है महीने में 4-5 दिन तो ऐसे आते ही हैं कि आप उनमें बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हो, तो 25 दिन आप अच्छे से पढ़ लो। तो रणनीति कभी ऐसी कोई रणनीति नहीं होती कि आप टाइम बाउंड करो अपने आप को। बस ऐसा है कि जो टाइम मिलता है उसको अच्छे से आप मेहनत करो उसमें, बस कोशिश यही करो उसमें अच्छे से मेहनत करो, और उसमें उस टाइम को अपने काम में ले। आपको यूट्यूब पे देख लेना आप, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये जो चैनल बने हुए हैं आप उनसे पूछ लेना। मान लो आपको कोई बोलता है कि मैं लेक्चर लगाऊं, आप उससे पूछिए सर आप कौन से गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए हो। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूल पे क्या रहता है, आप जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ तो आप मेरे स्कूल पे जाइए, आपको मेरा नाम मिलेगा, मेरी आईडी मिलेगी कि मैं स्कूल के अंदर कार्यरत हूँ। आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जो लेक्चरार का कभी डबल में नहीं आया और उन्होंने लगा रखा है कि हम लेक्चरार हैं। उनका कभी ऐसे लोग हैं जिनका रीड 4-4 बार क्लियर नहीं हुआ, वो फर्स्ट ग्रेड की रणनीति बता रहे हैं आपको। यदि आप इन लोगों की वीडियो देखोगे तो आप कैसे सक्सेस हो जाओगे। अब ये क्या करें, इनकी भीड़ तो खूब रहती है, इनके व्यू भी खूब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनका काम ही है ये, पूरे दिन इनके पास और कोई काम ही नहीं है, इधर उधर ग्रुप में घूमना, इधर ये करना वो करना, फालतू की वीडियो बनाना। न्यूज़पेपर में कुछ भी आएगा उसकी कटिंग करके वीडियो बना देंगे, एग्जाम रद्द होगी, ये होगी वो, क्यों इनको व्यू चाहिए। लेकिन यदि आपको सीरियस तैयारी करनी है तो आप इन गंदगी से दूर रहो। ये दलदल है, इसमें फंस गए ना कभी नहीं निकल पाओगे। तैयारी करनी है तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस दलदल से बाहर निकलें और एकदम सीरियस होकर तैयारी करें। हाँ यदि आपको मजे करने हैं तो फिर आप कुछ भी करें। देखिए सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचें। देखिए ये चीज़ मैंने सीखी थी, एक बुक आती है द ओल्ड मैन एंड द सिया, ओल्ड मैन एंड सिया, नोबेल प्राइज मिला हुआ इस बुक को। इससे अच्छी मैंने आज तक कोई भी मोटिवेशन स्टोरी नहीं देखी। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत बड़ा चढ़ा के स्टोरी पेश की गई है। इसमें जो एक बहुत ही नॉर्मल मछुआरा होता है और वो हमेशा 2 चीज़ें पे फोकस करता है कि वो जो भी काम करता है उसमें हमेशा पॉजिटिव सोचता है। हर जगह एकदम मतलब उसकी बुरी से बुरी बदतर स्थिति आ जाती है वहाँ भी वो पॉजिटिव सोचता है। मैंने बस वो बुक पढ़ी थी और उस बुक के बाद मैंने ऐसा मुझे लगा नहीं कि अपने को मोटिवेशन चाहिए। उससे मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि अपने पास में कुछ, मैंने फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की तैयारी करी थी 27 मई से शुरू, और एग्ज़ाम थी 11 अक्टूबर को, और 17 सितंबर को मेरे को हो गया था चिकन पॉक्स। और इतना भयंकर चिकन पॉक्स हुआ था कि ये जो 17 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच मैंने कभी बुक नहीं खोली। सिर्फ और सिर्फ मेरे लास्ट के 3-4 दिन मैंने करंट पढ़ा था बस। और मेरी ऐसी हालत हो गई थी उस टाइम कि मेरे को देख के भी मतलब आप अफसोस करो कि ये मतलब समझ नहीं आता था कि इतनी गंदी कंडीशन हो गई थी उस टाइम, इतना भयंकर चिकन पॉक्स हुआ था। 10 दिन मैंने बुक भी नहीं, फिर भी मेरी 8th रैंक तक पहुंच गया मैं। और यदि मैंने ये यूट्यूब वीडियो और ये मोटिवेशन स्टोरी ये देखी होती ना तो मैं एग्जाम भी नहीं दे पाता, पास होना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि ये तो फालतू जो मतलब ऐसे करते रहते। मैंने ये बुक पढ़ी थी और इस बुक में वास्तव में मतलब इस इंसान की है कि एक ही चीज़ थी कि हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो। कैसी बदतर कंडीशन आई आप अच्छा सोचिए और मेहनत करिए, आपको सक्सेस मिल जाएगा। दूसरा, तैयारी के दौरान आप ज़्यादा मैटर इकट्ठा करें, कलेक्ट ना करें। ऐसे नहीं है कि आप ये बुक ले आऊँ वो ले आऊँ, जो बुक पढ़ रहे हैं वही पढ़ें। और कोशिश यही करिए कि ग्रेजुएशन में आप जेपीएच की या नौकार की बुक ही पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। 1-2 बुक लेके आइए और उन्हीं को पढ़िए, ज़्यादा आप मैटर इकट्ठा ना करें रूम में, इनसे कोई मतलब नहीं। कोशिश ये करिए कि उनको अपने दिमाग में लिखिए, जो भी मैटर इकट्ठा करना है अपने दिमाग में करो, दिमाग ही काम आता है, रूम में जो पढ़ा मैटर कुछ काम नहीं आता।
लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। जीके की जो क्लासें हैं वो आप कोशिश करिए कि आप उनके नोट्स ले लें, या लिखें तो भी बहुत मतलब स्पीड से उनके नोट्स बनाएं, ज़्यादा इसमें अपना टाइम खराब ना करें। आप जब भी तैयारी करते हो तो शुरू में आप कोशिश करिए कि आप सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें। सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैथ यानी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आप इनको टाइम एक साथ पढ़ें। मतलब ऐसे नहीं है कि एक एक घंटे में पढ़ रहे हो, इससे तैयारी नहीं होती। आप कोशिश ये करिए कि उसको अच्छे से कवर करें। आप उसको 5 घंटे 6 घंटे आराम से पढ़ें शुरू में, इससे आपको याद हो। और अपनी जो रीच है वो बढ़ाइए टाइम के साथ। एक दिन में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करिए। आप अच्छे देखिए, आप यूट्यूब पे शुरू करिए। आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हो, उसको 2 गुना की स्पीड पे करके सुनिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप 1.5 पे करके सुनिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और यही 1.5 आप सीधा अगर यदि 1 पॉइंट पे सुन रहे हैं और उससे सुनिए, आपको 1.5 पे समझ नहीं आएगा। लेकिन यही गाना आप यदि पहले 2 अक्स पे सुनिए और फिर उसके बाद में 1.5 पे सुनिए, आपको 1.5 पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग की जो सोचने की कैपेसिटी थी और जो सुनने की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। तो इसलिए आप पढ़ने के अंदर भी यदि आप अच्छा सोचते हो तो आप अपने जो पढ़ने का जो टाइम है उसमें आप ज़्यादा कवर कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, दिन में लाइब्रेरी जाते हैं, 2 पेज 4 पेज पढ़ के वापस आ जाते हैं। कोशिश करिए कि दिन में आप जाते हो, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करिए 1 या 2 दिन में इस पॉलिटी को पूरा पढ़ लें। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस याद हो सकता है कुछ चीज़ें याद हो, कुछ चीज़ें याद नहीं हो, कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लेंगे। लेकिन कोशिश ये करिए कि एक दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें। ऐसे नहीं है कि 2-4 पेज लेके बैठे रहें। हाँ, जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो आप सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलें, हर सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम के लिए ज़रूरी है कि आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए। लेकिन शुरू में आप किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते। दूसरा, हमेशा खुश रहें, कभी भी दुखी ना हो। दुखी हो गए मतलब आप पीछे चले गए। हमेशा खुश रहो, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से खुश रहते हुए मज़े से पढ़िए। और यदि आपको पढ़ने का तरीका ये है कि आप 1 महीने क्या करिए, जितने भी सोशल मीडिया है, टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब है, इन और आपकी आप क्लास भी है, उनसे भी क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। और आपने जो मैटर बना रखा है उसको आप 1 महीने रोज 10 से 12 घंटे सीरियस होकर पढ़ो। इसमें आप 1 मिनट भी खराब ना करो। यदि आप 1 महीने ऐसा काम कर लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। भाई जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको क्या आता है, उसने बुक पढ़ रखी है, बस उसके पास एक्स्ट्रा कुछ क्या है, उसने मेहनत कर रखी है, बुक पढ़ रखी है, आप पढ़ोगे आपको आ जाएगा। और उसमें और कोई ऐसा थोड़ी है कि उसको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है, उसमें इतना ही फर्क है, उसने मेहनत कर रखी है, आप मेहनत करोगे आपको भी आ जाएगी। आपसे ज़्यादा कोई मेहनत करेगा उसको आपसे ज़्यादा आ जाएगा। किसी को भगवान मानने की जरूरत नहीं है। तो मोटिवेशन आपको ज़्यादा नहीं देखना है, और रोज़ 10 से 12 घंटे पढ़ना है, और वो भी बुक से पढ़िए या अपने नोट से पढ़िए। तो 1 महीने आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। आपको समझ में आ जाएगा कि मेहनत करना ही एक ऑप्शन है, और अच्छे से मेहनत करेंगे तो अपन इजीली सामने आ सकते हैं। रणनीति खुद की खुद बनाइए, और उसको टेस्ट देते हो वहाँ पे टेस्ट करिए, टेस्ट देते हो वहाँ पे चेक करिए कि आप किस पोजीशन पे हो। जिस भी कोचिंग में या जहाँ भी आप टेस्ट देते हो वहाँ पे हमेशा टॉप 5 में रहने की कोशिश करो, कि टॉप 10 में तो आप रहो ही कम से कम। कोशिश यही करो, क्योंकि जितना आप वहाँ अच्छे नंबर लाओगे उतने एग्जाम में आओगे। कभी भी अपने आप को पीछे न रखो, हमेशा आगे रखो। दूसरा सबसे मेन चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए, ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। ये आपका टाइम बचाएगी लास्ट में ये बहुत काम आता है। शॉर्ट नोट्स ये जरूर बनाए आपके पास। इससे क्या होगा कि आपका जो एक थैला भरा हुआ है बैग होगा बुक्स का, वो आपका 1 या 2 बुक में कवर हो जाएगा पूरा। 1 और 2 बुक में आप पूरा लिख दोगे, और उसको आप इजीली एग्जाम टाइम में पढ़ सकते हो। क्योंकि एग्जाम टाइम में कई बार सेंटर दूर आ जाता है, तो आप पूरा बुक लेके जा नहीं सकते भाई, पूरा एक आप थैला थोड़ी भर के ले जाओगे बुक का। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास में एक कट्टा पूरा अगर बुक का है उसको आप 1 या 2 कॉपी में लिख लोगे। इस 1-2 कॉपी को आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, और खुद बनाएं, खरीदने नहीं है, किसी कोचिंग के नहीं खरीदने, आपको खुद बनाने हैं। अभी बनाने कैसे हैं इस पे मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं खुद में। लेकिन खुद बनाइए, किसी के फोटोकॉपी नहीं कराए। शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद बनाएं, क्योंकि इसमें सब लोगों का अलग अलग रहता है कि किसको कितना याद है, कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो इसलिए खुद बनाए नोट्स। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं अपन। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी उसमें कट ऑफ गए 68 सीट थी टोटल। उसमें जनरल की कट ऑफ गई थी 241.31, EWS की 217, SC की 167, ST की 174 और OBC की 227। और यदि अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए जो 4-5 महीने के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है इसमें 1 साल भी लग जाए, लेकिन आपको तैयारी करनी है कि 4-5 महीने के बाद एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और इसके लिए आप किसी का वीडियो नहीं देखें, इसके लिए RPSC की न्यूज़ है
आ जाएगी वही देखें बस। आरपीएससी की न्यूज़ ही है, वही सर्वे मानने हैं बस। इसके लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चाहे उसकी कितनी क्वालिफिकेशन हो, सबके पास बराबरी नॉलेज है, फ्यूचर किसी को नहीं दिखता। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, सीरियस होकर तैयारी करें, फालतू अपना टाइम इधर उधर खराब ना करें, गलत लोगों की संगत से दूर रहें। आपके लिए भगवान अच्छा ही करेंगे। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि कोई मेरे से मतलब भूल चूक हुई तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा किसी का कोई ऐसा मकसद नहीं था, जो भी मेरे को लगा मैंने बता दिया, मैंने पूरा ईमानदारी से बताया। अब उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें मेरी गलत हो, कुछ चीज़ें सही हो, तो आपको जो सही लगे वही मानना, गलत लगे वो रहने देना। थैंक यू। आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं।